नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आखिर क्यों लगाया भाभी ने पीहर आई ननद पर चोरी का इल्जाम। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सोनिया अपने ससुराल आगरा में अपने सास ससुर पति और बच्चों के साथ रहती है। वह अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। वह जब भी अपने मायके के बारे में सोचती तो दुखी हो जाया करती, क्योंकि सोनिया के साथ मायके में ऐसा कुछ हुआ था जिस कारण वह अब अपने मायके नहीं जाया करती थी। सोनिया के मायके के परिवार में उसके मम्मी पापा, 2 भाई और भाभी और उनके बच्चे थे। वह अपने भाइयों में सबसे छोटी थी। एक दिन सोनिया बैठी बैठी अपने बचपन की बातों को याद करने लगी। सारा दिन दादी की बातों के साथ हम सभी की शैतानियों और माँ के दिखावे वाले गुस्से से पूरा घर भरा रहता और पापा हमेशा शांत रहते हैं या फिर अपनी कंपनी में छोटी सी साधारण नौकरी से अपना घर कैसे चलाएं, इसके बारे में सोचते रहते हैं। माँ पापा पता नहीं कैसे चुप रहकर एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। हम कभी किसी ऐसे चीज की डिमांड करते हैं जिसे लाने का बजट पापा के पास न हो, तो वह कैसे माँ की तरह बेबस नजरों से देखते हैं। तो माँ कैसे हमें बिना डांटे अपनी बातों में उलझाकर बात बदल देती। पापा की कंपनी घर से 20 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वह साइकिल से जाते हैं ताकि बस का किराया बच जाए और आते समय अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ला सकें। कभी मिठाइयाँ तो कभी समोसा खिलाकर अपने बच्चों को खुश कर सकें। बड़े भैया बबलू, बीच वाले भैया कमल, वह तो सिर्फ काम चलाऊ कमाते थे। और तीसरी मैं सोनिया। माँ पापा की सारी उम्मीद बबलू भैया से ही थी, इसलिए उनके सारे शौक पूरे होते थे। महंगी कोचिंग और जाने के लिए सवारी के पैसे और बबलू भैया की मम्मी पापाओं की इच्छा पर खरे उतरना। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन MBA में टॉप आए। यह अलग बात थी कि जितना वह आगे बढ़ते गए माँ के जेवर उतरते गए। माँ अब कान, गले और हाथों में अब नकली जेवर पहनने लगी। बस केवल नाक में एक सोने की नथ रह गई थी। भाइयों को तो अब उन सबसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब मैं कुछ भी कहती कि आपके जेवर कहाँ गए, तब माँ बनावटी मुस्कान के साथ कहती कि काफी भारी लगता था, इसलिए लॉकर में संभाल कर रख दिए हैं। और फिर हंसते हुए कहती, अरे भाई, मुझे भी फैशन करने का अधिकार है। और मैं सच मान लेती। बबलू भैया की अब दिल्ली में एक कंपनी में काम करने लगे थे। उस दिन माँ, पापा और घर पर सब खुश थे। कैसे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। आज पापा के चेहरे पर चिंता वाली महिला लकीरें नहीं, उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसा अब उनका सारा बोझ हल्का हो जाएगा। वह जिम्मेदारियों से आजादी पा लेंगे। बबलू भैया के लिए नए कपड़े, जूते और जरूरतों के सामान के खर्च का पैसा भी पापा ने दिया और वह टिकट कराकर जेवर के लिए रवाना हो गए। अब माँ पापा
अपने अच्छे दिनों के सपने संजोने लगे। सोनिया रात को पानी पीने के लिए गई तो उसने अपने माँ पापा की बातें सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। पापा माँ से बोल रहे थे कि जब बबलू पैसे भेजेगा तो एक वॉशिंग मशीन लेंगे। तुम्हारी उम्र हो गई है, कमर में इतना दर्द रहता है, फिर भी पटरे पर बैठकर कपड़े धोती हो। माँ बोली, अजी नहीं, मेरी छोड़िए, सबसे पहले बाहर वालों का कर्ज चुकता करेंगे, फिर आपकी आंखों को दिखाकर चश्मा बनवाएंगे। मुझे पता है आपकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। सोनिया बिना पानी पिए वापस आ गई। जब बबलू भैया की पहली सैलरी मिली तब उन्होंने केवल 5,000 रुपये पापा के अकाउंट में भेज दिए, ये सोचकर कि उन्हें अपने ऑफिस वालों को पार्टी देनी होगी और अपने ऑफिस के हिसाब से पहले उन्हें ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल लेना था, दूसरे अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट होना था, तीसरा एप्पल वाला फ़ोन लेना था और फिर लैपटॉप। आखिरकार कंपनी का कैशियर जो ठहरा। कमल भैया ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में थे, सोनिया 12वीं में थी। 2 साल में पापा की नौकरी जाने वाली। उनको मेरी पढ़ाई के साथ मेरी जिम्मेदारी भी थी। आपने अपनी सारी परेशानियों का हल बबलू पर ऐसे हुआ नहीं। बबलू हर महीने कभी 2 कभी 4,000 रुपये भेजता और अपनी परेशानियां बता कर टाल देते। बबलू भैया की नज़रें अपनी कंपनी के बॉस की बेटी से मिली और उन्होंने प्रेम विवाह करने का फैसला सुना दिया। उनके बॉस को भी कोई आपत्ति ना थी। आखिरकार इतना होनहार था दामाद जो मिला था। शादी जेवर में हुई। बबलू भैया ने घर सभी सदस्यों के आने के टिकट, पहनने लायक कपड़े का इंतजाम करा दिया था। दिखावा करते हुए भाभी और उसके पापा हमसे मिले तो, परंतु रहे हम उनके पीछे ही। माँ खुश थी। अपने बेटे बबलू की शादी होता देख पापा अंदर ही अंदर घुट रहे थे और शादी हो चुकी थी। बबलू और प्रियंका भाभी 4 साल के लिए अमेरिका बिजनेस के लिए चले गए। अब वह भी वापस घर आ गए हैं। कमल ने उदास पापा के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अब कमल भैया ने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अपने घर की स्थिति देख पापा ने उन्हें थोड़ा डांटा भी और नाराजगी जाहिर की और हर बार की तरह माँ ने संभाल लिया। पापा की नौकरी के जाने के बाद कमल भैया उनकी कंपनी में मैनेजर बन गए। सोनिया की शादी कमल के दोस्त अमित के साथ हुई। तब अमित केवल रेलवे में नए भर्ती हुए थे और आज वह अपने दम पर प्रमोशन हासिल कर लिया। कमल की शादी में प्रियंका नहीं आई। प्रियंका उस समय माँ बनने वाली थी। मजबूरन बबलू ही शादी में मिला। माँ अपनी बड़ी बहू प्रियंका के पैर आंगन में कब पड़ेंगे, यह सोचते सोचते उनकी राह देखते देखते भगवान को प्यारी हो गई। कमल की पत्नी दीप्ति व्यवहार में बहुत अच्छी थी, बिल्कुल माँ की परछाई की तरह। अमित का तबादला जब मेरठ हुआ तब मैंने अपने सारे गहने अपनी माँ के लॉकर में रख दिए थे कि जब शहर में लॉकर ले लूंगी तब ले जाऊंगी। तब माँ ने मेरी
अमानत संभाल कर रखी और चाबी पापा को दे दी। छोटी भाभी दीप्ति और कमल भैया को यह बात पता थी। मुझे मुंबई में सेट होते होते कई महीने गुजर गए, लेकिन गहनों की कभी जरूरत ही नहीं हुई कि अपने आगरा आकर ले जाऊं। अचानक एक दिन माँ इस भरी दुनिया में पापा को अकेला छोड़कर चली गई। तब पहली बार घर पर बड़ी भाभी प्रियंका आई। 15 दिन शांति हवन होने के बाद पापा ने मुझे बुलाकर चाबी दी और कहा, बेटी सोनिया अपना सामान ले जाना। मैंने पापा से चाबी ले ली। अगले दिन सबको जाना था। कपड़े पैक करते हुए मुझे ध्यान आया कि पापा ने मुझे चाबी दी थी, तो मैं माँ के कमरे में जाकर लॉकर खोलने लगी। तभी प्रियंका भाभी वहां आ पहुंची और बड़े ही कड़े स्वर में बोली, वाह नंदरानी, माँ को मरे 4 दिन नहीं हुए और हाथ चलाना शुरू कर दिए कि कहीं कुछ हाथ लग जाए। ननद रानी ऐसे कैसे? सासू माँ के सारे जेवर आप हड़प लेंगी, बराबर का हिस्सा मिलेगा, समझी आप? प्रियंका भाभी की ऐसी बातें सुनकर सोनिया सन्न पड़ गई और बोली, नहीं प्रियंका भाभी, आप गलत समझ रही हैं। यह गहने मेरे हैं, मैंने माँ को संभाल कर रखने के लिए दिए थे। ननद रानी, हद होती है बेशर्मी की। चोरी पकड़ी गई तो झूठ बोलना शुरू कर दिया। प्रियंका भाभी चिल्लाते हुए बोली, और एक चोरी ऊपर से अकड़ दिखा रही हूँ। मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है कि तुम जैसे छोटे लोगों की सोच का क्या। प्रियंका भाभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब कमरे में आ गए थे। देखो जी, कैसे आपकी प्यारी बहन पापा जी को बहलाकर सासू माँ के सारे गहने हड़प कर ले जा रही है। तब छोटी भाभी बोली, नहीं जेठानी जी, यह दीदी के ही गहने हैं। जब वह मुंबई गए थे तो माँ को संभालने के लिए दिए थे। सासू माँ के पास तो सिर्फ नाक की नथ ही थी जो पापा जी ने उन्हें उतारने नहीं दी। अरे हाँ देवरानी जी, आप भी तो इनकी ही साइड लोगी, थोड़ा बहुत माल तुम्हें भी मिल जाएगा। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम। तब सोनिया जोर से चीखी, बस भाभी, अब और नहीं। आप अपनी हद भूल रही हो, आप उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। उन्होंने हम सबको संभाला माँ की तरह। आप क्या जानते हैं यह सब। अब बबलू बड़े भैया के चिल्लाने की बारी थी। सोनिया, तुझे तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। चोरी करते पकड़ी गई तो झूठ बोलकर अपने आप को बचा रही है। यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मैंने डटकर बबलू भैया का सामना किया। सोनिया के पति अमित और उसके बच्चे सामने खड़े थे। उनके सामने मायके में वह अपना तिरस्कार होते देख वह बिफर गई। भैया, आप ना ही बोलो तो अच्छा है। माँ पापा ने अपने दोनों बच्चों के भविष्य आपके ऊपर छोड़ दिया। मम्मी का एक एक गहना तिल तिल करके आपकी पढ़ाई पर भेंट चढ़ता गया और पापा भी कर्ज में डूब गए और आप इतने खुदगर्ज निकले कि आपने अपना सुख देखा, माँ बाप का दुख कभी न देखा और मुंह मोड़ लिया। धिक्कार है
मुझे आप जैसे बेटे पर। हमारे लिए ना करते, कम से कम अपने जन्म देने वाले के लिए तो करते। यह मत भूलिए, ऊपर वाला सब देखता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। यह मत भूलना कि आपके भी एक बेटा है। भगवान करे कि मेरी बात पूरी ना हुई कि बबलू भैया का थप्पड़ सोनिया के गाल पर, यानी मेरे गाल पर पड़ चुका था। दूसरा भी पड़ने वाला था कि अमित ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस बबलू भाई, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक और शब्द मेरी पत्नी के खिलाफ नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी के बड़े भाई हो। बबलू भैया ने अमित का कॉलर पकड़ लिया। सोनिया को अपने पति का अपमान बर्दाश्त न हुआ। उसने बबलू भैया को जोर से धक्का दिया। पापा बरामदे में खड़े खड़े सब देख रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल चुप थे। मुझे उनकी चुप्पी चुभ रही थी। छोटे कमल भैया बाहर गए थे। अच्छा ही था, वरना भाई भाई का दुश्मन हो जाता। सोनिया ने गुस्से में लॉकर बंद कर दिया और चाबी पापा के पैरों में फेंक दी और चिल्लाकर बोली, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, दे देना इसे और बड़ी भाभी को। आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मैं आज के बाद नहीं आऊंगी कभी यहाँ वापस। आज से मेरा मायका खत्म। और अपने पति व बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। छोटी भाभी रोकती रही, लेकिन वह नहीं रुकी। उस बात को 10 साल हो गए। पापा को जब होश आया होगा तब छोटी भाभी ने उन्हें बताया होगा। जब उस दिन से उन्होंने कई बार सोनिया से बात करने की कोशिश की, पर सोनिया ने उनसे कभी बात नहीं की। उसे अपना और अपने पति का अपमान याद आता है और मन में घृणा से भर जाता है। छोटे कमल भैया भाभी मुझसे मिलने मुंबई आ रहे थे, मुझसे यानी सोनिया से मिलने, परंतु मैं नहीं मानी और आज भाभी का अचानक फोन आया तो उठा लिया। पापा की तबीयत ज्यादा खराब है। सुनकर सोनिया आज अपने मायके कई साल बाद जा रही थी। ट्रेन से मुंबई से घर आने में काफी समय लगता था। बच्चों के एग्जाम थे तो वह नहीं आ पाए। सोनिया फालतू के झंझट में मत पड़ना समझाते हुए कहकर अमित वापस लौट आया। वह सुबह तक आगरा पर पहुंच चुकी थी। इसका मतलब वह पूरी रात सो नहीं पाई। वह अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरकर सीधे घर आ गई। घर जाकर तुरंत ही वहां पापा के कमरे में पहुंच गई। पापा बड़े ही कमजोर लग रहे थे। आंख गड़ी हुई, बूढ़ा शरीर, चेहरे पर उदासी, माथे पर चिंता की लकीर। सोनिया जाकर उनसे लिपट गई और उनसे कई बार माफी भी मांगी। हमेशा की तरह वह सोनिया सर प्यार से सहलाते रहे। तभी छोटी भाभी दीप्ति पानी लेकर आई और बोली, दीदी पापा आपको बहुत याद कर रहे थे। हाँ भाभी, तभी तो आ गई, वह रुआसू आवाज में बोली और दिखावे की मुस्कान होठों पर लाई, लेकिन उसका मन आज आंसुओं से भरा हुआ था। पापा उसे देख सब समझ चुके थे। वह सोनिया के हाथों को थपथपाने लगे, जैसे कहना चाह रहे हों, कोई बात नहीं। वह धीमी आवाज में बोले, जाओ आराम करो, रात का सफर था। वह उठ गई। बाथरूम जाते समय उसे एक लड़का दिखाई पड़ा। वह
पापा के पैरों पर तेल से मालिश कर रहा था। सोनिया को थोड़ा अजीब लगा कि दोस्त होकर भी इतनी सेवा पर थकी हारी होने की वजह से उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब सोनिया बाथरूम से बाहर निकली तो अचानक उसका पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि उसी लड़के ने उन्हें थाम लिया। संभलकर बुआ जी। सोनिया को उनके मुंह से बुआ शब्द सुनकर अच्छा भी लगा और अजीब सा भी। नाश्ता लग चुका था। सब आ गए थे, भैया भाभी मेरी भतीजी। तभी भाभी ने आवाज लगाई, जय तुम भी आ जाओ, नाश्ता कर लो। जय आया और पापा और अपना नाश्ता लेकर चला गया, यह कहकर मैं दादा के साथ कर लूंगा। सोनिया भाभी का मुंह ताकने लगी। भाभी उसे देखकर समझ गई और मुस्कुरा कर बोली, यह बबलू भाई और प्रियंका भाभी का लड़का है, बहुत ही समझदार है। भैया भाभी भी आना चाहते थे पर आपके सामने आने से वहां डर रहे थे कि आप उसे कैसे नजर मिलाएंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। यह बात उन्होंने तभी समझ में आ गई थी जब आप यहां से गुस्से में गई थीं। तब पापा ने उन्हें बहुत डांटा था और उनको फटकार लगाई थी, पर आप इतने गुस्से में थे कि किसी की हिम्मत ना हुई थी आपसे बात करने की। पापा जी ने बहुत कोशिश की आपसे बात करने की। जय ने भी, इसलिए आपने बारे में सही नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं उसके मम्मी पापा की वजह से आप उससे गुस्सा ना करें। सोनिया ने जब पापा के कमरे की तरफ एक नजर उठाकर देखा तो जय दरवाजे की आड़ में खड़ा सब सुन रहा था और आगे पहुंच रहा था। सोनिया का दिल भर आया। इशारे से उसने उसे बुलाया। वह सीधा सोनिया के पैरों में बैठ गया और रूंधे गले से बोला, बुआ मैं नहीं जानता था कि मेरी इतनी प्यारी फैमिली, इतनी प्यारी बुआ है। मुझे तो बचपन से ही मम्मी पापा ने हॉस्टल में भेज दिया था। दादी के जाने के बाद उन्हें भी परिवार की अहमियत का पता चला। मम्मी पापा का अमेरिका वाला बिजनेस घाटे में था, इसीलिए मुझे मम्मी पापा ने यहाँ भेज दिया। यहाँ आकर मुझे सब पता चला कि मैं इतने प्यारे परिवार का बेटा हूँ। मम्मी पापा अपनी गलती मानते हैं, वह आपको बहुत याद करते हैं। बुआ, क्या एक गलती के लिए आप हमें जिंदगी भर सजा देंगी? मम्मी पापा को छोड़िए, पर मेरी एक क्या गलती है? उसकी इतनी समझदारी वाली प्यारी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। सोनिया ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन पापा की हालत और ज्यादा खराब हो गई। कमल भैया ने बबलू भैया को आज फोन करके सब बताया और वे वहां पहुंच गए। सोनिया उन्हें देखकर अपने कमरे में जाने लगी तो बबलू भैया ने सोनिया का हाथ पकड़ लिया। मेरी बहन मुझे माफ नहीं करेगी। क्या वहां कुछ बोल न सकी, सिर्फ उन्हें देखते ही रह गई कि तभी प्रियंका भाभी भी मेरे पैरों में आकर गिर गई। सोनिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। आज
सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। सोनिया ने उन्हें अपने पैरों से उठाकर अपने गले से लगा लिया। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। एक गलती से खून के रिश्ते कभी फीके नहीं पड़ते। और अब तो यह जिम्मेदारी इन नवाबजादे ने संभाल ली है। जय आकर मुझसे लिपट गया। थैंक यू बुआ। पापा ने छोटी भाभी को कुछ इशारा किया। भाभी अंदर जाकर चाबी लेकर आई। चाबी लॉकर उन्होंने बबलू भैया के हाथ में दे दी। उन्होंने लॉकर से जेवर लाकर मेरे हाथ में थमा दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सोनिया बोली, बबलू भैया, बात जेवर की नहीं बल्कि मेरे पति अमित का अपमान किए थे। पापा की आंखों में एक आस भी थी। वह अंतिम घड़ी में परिवार को एक होता देखना चाहते थे। वह आशा भरी उदास नजरों से उसे एकटक देखते जा रहे थे। उसने भी उनकी बात का मान रखा और बबलू भैया को गले लगाया। रात को ही पापा इस दुनिया से छुटकारा पा गए। वह भगवान को प्यारे हो गए। उसने अपने पति अमित को फोन कर सब बताया। वह उसके अंतिम संस्कार पर आए। बबलू भैया और भाभी ने अमित से माफी मांगी और वो वापस मुंबई लौट गई। कुछ दिनों बाद घर गई। जब वह जाने की तैयारी करने लगी, जाते समय फिर से भैया भाभी ने उससे माफी मांगी और गले लगाया और बोले, मैं अब तुम्हारे और कमल के लिए पापा की जगह हूँ। कोई जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। उसने हामी भरी और भारी मन से वापस आ गई। रिश्ते तो जुड़ गए थे पर खोखलेपन के साथ। आज भी सोनिया के दिल में टीस सी उठती थी। भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास था, बस उसके ही मन में एक गांठ थी। लेकिन समय के साथ शायद वह भी पिघल जाए। दोस्तों, रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। एक बार अगर टूट जाएं तो दोबारा जोड़ने में गांठ पड़ ही जाती है। हमें कोई भी फैसला गुस्से में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से सोच समझकर लेना चाहिए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।